तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आप सभी की तैयारी। मैं ऋषि झा उम्मीद करता हूं कि आप सभी को जो 10th का एग्ज़ाम 16 फरवरी से शायद शुरू होने वाला है, वो सभी के तैयारी सभी स्टूडेंट जो हैं तैयारी में लगे होंगे। और मैंने सुबह में आप सभी को विपिन सर क्लासेस में 40 साइंस का जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म भेजा था, जिसका मैं आंसर की यहाँ पे अभी सॉल्व करके आपको दिखाने वाला हूँ। आप सभी जितने भी OMR सीट में जो है आंसर किए होंगे अपना मैच कर लेंगे। तो आइए बिना टाइम बर्बाद किए हम सभी देखते हैं कि कौन सा ये 40 क्वेश्चन जो है MCQ फॉर्म में जो है इसका सही आंसर क्या होता है मैच करेंगे। और जिनका जितना सही हुआ है ग्रुप में या कमेंट्स में आप ज़रूर लिख के बताना आपने कितना सही किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते। तो ऑप्शन ए धूप वाले दिन, ऑप्शन बी बादलों वाले दिन, ऑप्शन सी गर्म दिन, ऑप्शन डी पवनों वाले दिन। तो यहाँ पे आप जान रहे हो आपके पास चार ऑप्शन है, तो इसमें से वो सही आंसर होगा आप सभी जानते हैं और टिक कर लिए होंगे। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत उदाहरण नहीं है। जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत उदाहरण नहीं है। लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला। तो आप सभी ने इसका सही उत्तर दे दिया होगा। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला। तो आप सभी को पता है। तो निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो आप सभी को पता है, आपने दे भी दिया होगा ऑप्शन सी को। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। तो ठीक है, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लेते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है। तो यहाँ पे जो चार ऑप्शन जो है हम देखते हैं, चार ऑप्शन क्या क्या है। तो पहला है भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन बी जो है पवन ऊर्जा, ऑप्शन सी है जीवाश्म ईंधन, ऑप्शन डी है जैव मात्रा। तो इसका राइट आंसर जो होगा आप सभी ने दे दिया होगा। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, जैव मात्रा। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे की ओर हम बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में कौन नहीं है। जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है। ऑप्शन है पेट्रोलियम, ऑप्शन बी गोबर गैस, ऑप्शन सी नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन डी कोयला। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, आप सभी ने अच्छे से देख लिया होगा और सही उत्तर दे भी दिया होगा। तो जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो आइए इसका सही आंसर हम लोग टिक करते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नाभिकीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो कि आप सभी जान रहे हैं, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ऑक्सीजन है वसा, उसके बाद जो है एंजाइम, हार्मोन, कार्बोहाइड्रेट। तो आप सभी को पता है इसका सही आंसर जो होगा, तो इसका सही आंसर होगा, आप सभी जानते हैं हार्मोन है, सी जो है इसका राइट आंसर होगा। तो पांचवा क्वेश्चन जो था, एक सेकेंड थोड़ा माफ करें। पांचवा क्वेश्चन का जो उत्तर था वो था ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। छठे क्वेश्चन की ओर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है। तो एंडोडर्म, मीसोडर्म, एंडोडर्म कोई नहीं, इंडोडर्म कोई नहीं। तो आप सभी को सही आंसर इसका पता है। मैंने बहुत बार इसके बारे में क्लास में एक्सप्लेन करके आपको सभी को समझाया था और बहुत अच्छे से डिटेल्स में हम लोग ने इसको पढ़ा था। तो तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होती है। तो आप सभी ने इसका सही उत्तर दे दिया होगा, इंडोडर्म के द्वारा होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन की ओर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। थायरॉक्सिन का स्रावन कहाँ से होता है। थायराइड से, यकृति से, उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है यूरिक से, वृषण से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हम सभी जानते हैं और दे भी दिए होंगे। तो सात का जो होगा थायराइड से, थायरॉक्सिन का स्रावन कहाँ से होता है, थायराइड से। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। तो आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। आप सभी ने इसका सही उत्तर दे दिया होगा। इसका जो सही उत्तर होगा आप सभी जानते हैं, तंत्रिका तंत्र के बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था। तो इसका सही आंसर होगा, आठ का जो सही आंसर होगा आप सभी जानते हो, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को हम लोग कहते हैं सिनेप्स। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। नौवां क्वेश्चन जो है, वह संरचना दो उद्दीपन की पहचान कराती है कहलाती है। ग्राही, प्रभावक, उत्तरदायित्व। और अगला जो है
बेचैनी। तो आप सभी जानते हो इसका जो राइट आंसर क्या होगा। तो वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है कहलाती है। तो 9 का जो राइट आंसर होगा ग्राही। तो जिन सभी ने ग्राही दिया है सभी का उत्तर होगा सही। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सी मास्टर ग्रंथि कहलाती है। तो आप सभी जानते हैं इसके बारे में, ब्रेन मानव मस्तिष्क के बारे में जब नियंत्रण एवं समन्वय में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था इसके बारे में। निम्नलिखित में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का ये है, निम्नलिखित में से कौन सी मास्टर ग्रंथि कहलाती है। एड्रीनल, थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी। तो आप सभी ने सही उत्तर इसका दे दिया होगा। इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन डी, डी जो है पिट्यूटरी जो है मास्टर ग्रंथि कहलाती है। 11वां क्वेश्चन जो है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है लाल, हरा, काला और पीला। तो आप सभी ने इसका सही उत्तर दे दिया होगा। इसका सही उत्तर होगा काला। काला जिन सभी ने दिया है उसका उत्तर हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वीं क्वेश्चन जो है, किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। विद्युत युक्त जनित्र, विद्युत युक्त मोटर, गैल्वेनोमीटर और वोल्टमीटर। तो 12 का जो राइट आंसर होगा, आइए देखते हैं किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। तो आप सभी जानते हो इसका 30 सेकंड के अंदर ही उत्तर देना चाहिए आपको, और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ही करने की जरूरत है क्योंकि आप एग्जाम जो है बहुत नज़दीक है। तो आप सभी जो है अच्छे से जो है बार बार बहुत सारे प्रैक्टिस सेट जो हैं उनको सॉल्व करें और अच्छे से पढ़ाई करें। तो 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विद्युत जनित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है। तो आप सभी को पता है इसका राइट आंसर, है ना। तो 13 जो मतलब फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा का संकेत करता है। तो आप सभी को पता है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम हमने अच्छे से पढ़ाया था कि अपने बाएं हाथ की उंगली को इस प्रकार फैलाएं, लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि आपकी जो मध्यमा है वो किसकी दिशा को बताएगी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, धारा का, चुंबकीय क्षेत्र का, बल का, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर जिसको पता होगा फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम उन्होंने दे दिया होगा। तो हमारी जो मध्यमा है, जब हम अपने बाएं हाथ के तीनों उंगलियों को लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि मध्यमा जो है वो हमारी किसकी दिशा को बताएगी, विद्युत धारा की दिशा को बताएगी। तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी, और अंगूठा जो है बल की दिशा को बताएगी। तो इसका राइट आंसर आप सभी ने दे दिया होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा 13 का सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन जो है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। बहुत ही आसान आंसर है और मतलब आसान सा क्वेश्चन है। तो आप सभी को पता है उत्तल, अवतल, वलयाकार, बाइफोकल। तो आप सभी ने इसका उत्तर दे दिया होगा। आइए इसका राइट आंसर जो हम लोग देखते हैं। तो आप सभी को पता है इसका जो राइट आंसर होगा ए, उत्तल पाया जाता है, उत्तल लेंस जो है पाया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन जो है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वो है कर्निया, रेटिना, पुतली, आइरिस। तो जल्दी से इसका क्या उत्तर होगा आप दें, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। तो 15 जो है, किसी वस्तु का यहाँ पे कर्निया, रेटिना, पुतली, आइरिस में से किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वो है। तो आप सभी को पता है आंख पर प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है, आप सभी ने इसका सही उत्तर दे दिया होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, तो रेटिना पे पड़ता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब है वो है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वो है कर्निया। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है परितारिका, पुतली और दृष्टिपटल। दृष्टिपटल है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो इसका राइट आंसर जो 16 का होगा दृष्टिपटल, जिन सभी ने दिया होगा सभी का उत्तर होगा सही। 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। बैगनी, हरा, लाल, पीला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ भाई। प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। आप सभी ने सही उत्तर दे दिया होगा। तो आइए इसका राइट आंसर हम लोग देखते हैं, प्रकाश किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो आप सभी को पता है लाल का तरंग दैर्घ्य जो होता है सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन सी इसका जो होगा राइट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। लाल, पीला, उसके बाद जो है बैगनी, हरा। तो आप सभी को पता है बैगनी का जो है सबसे अधिक होता है। तो आप सभी को इसका सही उत्तर आप सभी ने दे दिया होगा। स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है, तो बैगनी का झुकाव जो होता है वो सबसे ही अधिक होता है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा बैगनी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है। तो उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाइफोकल लेंस, सिलिंड्रिकल लेंस। ठीक है, तो इसमें से कौन सा होगा आप सभी बताएं। तो आप सभी ने इसका सही उत्तर दे भी दिया होगा शायद। तो आप सभी को पता है निकट दृष्टि का निवारण किस लेंस से होता है, तो अवतल के द्वारा होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 19 का बी। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है नीला, उजला, लाल, काला। तो इसका राइट आंसर जो होगा हम देखते हैं। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है नीला, उजला, लाल, काला। तो इसमें जो सही आंसर होगा जिन सभी ने दिया होगा वो होगा डी, काला। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी,
ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत युक्त बल्ब की तंतु किस धातु का बना होता है? लोहे, टंगस्टन, तांबे और सोने का। तो जल्दी से इसका क्या उत्तर होगा? कितने बार हम लोग इसको पढ़े हैं विद्युत धारा चैप्टर में, चुंबकीय प्रभाव चैप्टर में, बहुत बार मैंने इसके बारे में अच्छे से डिटेल्स में बताया है। तो किसका जो राइट आंसर होगा, आइए देखते हैं। विद्युत बल्ब की तंतु किस धातु का बना होता है? तो इसमें सभी ने सही उत्तर दिया होगा, तो टंगस्टन का होता है। 22 नंबर क्वेश्चन है कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? यहाँ पे धातु अधातु में क्लियर रहना है। तो कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? तो 22 का जो राइट आंसर होगा, आप सभी ने दे दिया होगा, 22 का राइट आंसर क्या होगा? ब्रोमीन। ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में कौन निष्क्रिय गैस है? H2, उसके बाद है HeO2, CO2। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, इसमें से क्या होगा? तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, आप सभी को पता है। निम्नलिखित में कौन निष्क्रिय गैस है? तो आप सभी को पता है निष्क्रिय गैस के बारे में। तो आप सभी ने सही उत्तर इसका दे भी दिया होगा, आप सभी ने बी उत्तर सही दिया होगा। तो He जो है ये निष्क्रिय गैस है, तो आप सभी को पता है। तो आइए देखते हैं आगे की ओर। निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है? मैग्नीशियम, सोडियम, मरकरी, टंगस्टन। तो 24 का राइट आंसर क्या होगा? आइए देखते हैं। 24 का राइट आंसर होगा बी, सोडियम को जो है केरोसिन में डुबा के रखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये क्रियाशील है। 25वां जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? सोना, सोडियम, लोहा। और इसका जो अगला ऑप्शन है वो है तांबा। तो आप सभी ने इसका सही उत्तर दे दिया होगा। तो निम्नलिखित में से किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? जो 25 का राइट आंसर होगा, सोना पे जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 26 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा लवण समुद्री जल में पाया जाता है? LiCl, BaSO4, Na2PO4, NaCl। तो आइए इसका राइट आंसर देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा लवण समुद्री जल में पाया जाता है? तो आप सभी को पता है सोडियम क्लोराइड, NaCl जो है इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन जो है डी इसका राइट आंसर है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इनमें से किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन में लोहे द्वारा होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत बार ही विपिन सर क्लासेस मैंने इसका प्रैक्टिस करवाया है। इनमें से किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन में लोहे द्वारा होता है? तो एनसीईआरटी जब हम पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे हम देखे थे, धातु अधातु चैप्टर में इसके अच्छे से डिटेल्स में दिया हुआ है, पढ़े हुए थे। इनमें से किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन में लोहे द्वारा होता है? तो 27 का जो राइट आंसर होगा वो आप सभी को पता है, आपने दे भी दिया होगा, इतना तो उम्मीद हम करते हैं। तो 27 का जो राइट आंसर होगा तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे स्क्रीन पे इस प्रकार है, निम्नलिखित में कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव में पाई जाती है, द्रव रूप में पाई जाती है? लिथियम, लेड, मरकरी, सिल्वर। तो आप सभी को पता है निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो आप सभी ने इसका सही उत्तर दे दिया होगा। जिन सभी ने उत्तर सी दिया होगा सभी का आंसर हो जाएगा सही। तो सी जो है इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विद्युत युक्ति का सुचालक है? सल्फर, प्लास्टिक, आयोडीन, ग्रेफाइट। तो 29 का जो राइट आंसर होगा, आइए देखते हैं निम्नलिखित में कौन विद्युत युक्ति का सुचालक है, विद्युत धारा का सुचालक है? तो ग्रेफाइट जो है विद्युत धारा का सुचालक है, क्योंकि कार्बन का एक अपरूप है, अधातु है, लेकिन अधातु होते हुए भी इसमें खासियत है कि विद्युत धारा का ये प्रवाह करता है, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होते हैं। 30 जो क्वेश्चन है, सिलिका क्या है? विद्युत युक्त लेपन, शोधन, मिश्र धातु में परिवर्तन, निष्ठापन। तो आप सभी ने इसका सही उत्तर दे दिया होगा। तो जिस सभी ने निष्ठापन दिया है उन सभी का जवाब हो जाएगा सही। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी। 31 नंबर क्वेश्चन है, स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3, 4। स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3, 4। तो इसका राइट आंसर हम लोग देखते हैं। तो जिन सभी ने 2 दिया है सभी का उत्तर हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है भ्रूण, बीजाणु, युग्मनज, इनमें से कोई नहीं। तो 32 का जो राइट आंसर होगा हम लोग देखते हैं। 32 का राइट आंसर होगा, आप सभी को पता होगा। तो 32 का राइट आंसर है सी, युग्मनज। 33 नंबर क्वेश्चन है, वृषण में बने शुक्राणु संचित होता है शुक्राशय में, अधिवृषण में, और जो नेक्स्ट ऑप्शन है शुक्रवाहिका में, मूत्रमार्ग में। तो 33 का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी ने दे दिया होगा। तो अभी सभी को पता है अधिवृषण में बने शुक्राणु संचित होता है अधिवृषण में। तो अच्छे से हम डायग्राम बना के आपको समझाए थे क्लास में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, 33 का बी।
34 नंबर जो क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन पर इस प्रकार से है, वैसी परिवर्तन जो जीवों में नियंत्रण से बाहर होते हैं कहलाते हैं। 34 का जो होगा टकराना, क्षमता, निकेतन, परिवर्तन। तो 34 का राइट आंसर क्या होगा? निकेतन। जिन सभी ने सी दिया है सभी का उत्तर होगा सही। 35 का जो क्वेश्चन है, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है पपीता, सरसों, उड़हुल, इनमें से कोई नहीं। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है पपीता, सरसों, उड़हुल, इनमें से कोई नहीं। तो 35 का जो राइट आंसर होगा पपीता, ए। 36 नंबर क्वेश्चन है, मानव जनन अंग किस वायु में परिपक्व एवं क्रियाशील होती है? मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व और क्रियाशील होती है? 12, 18, 24 और 30। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने हैं। आप सभी को पता है 18 जो होता है, मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व होता है, क्रियाशील होता है? 18 वर्ष की आयु में। तो ऑप्शन जो हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे स्क्रीन पर इस प्रकार है, 37 नंबर, शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में, इनमें से सभी। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ए, वृषण में। 38 जो है, लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है पुरुषों में, स्त्री में, पुरुष और स्त्री दोनों में, किसी में नहीं। तो 38 का जो राइट आंसर होगा, लिंग का गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, तो राइट आंसर होगा बी, स्त्री में। 39 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में कौन है? कायिक, बीजाणु समासंग, मुकुलन, विघटन। तो आप सभी को सही उत्तर जो है पता होगा, आप दे भी दिए होंगे। तो हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? क्लास में बहुतों बार इसकी चर्चा मैंने किया है, अच्छे से बताया है। एनसीईआरटी जब हम पढ़े थे तो बहुत ज़्यादा ही डिटेल्स में इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में कौन सा है? तो आप सभी ने इसका सही उत्तर दिया होगा। तो हाइड्रा में प्रजनन की विधि जो है मुकुलन। 40 नंबर जो क्वेश्चन है, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? बाह्यदल, पंखुड़ी और पुंकेसर, स्त्रीकेसर। तो आप सभी को पता होगा पुंकेसर जो होगा इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। तो इसी के साथ 40 क्वेश्चन में से आप सभी ने जितना सही आंसर किया है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, जिससे कि मुझे एक पता चलेगा कि आपका तैयारी का स्तर क्या है, और ईमानदारी से बताना। और आप सभी ने जो ये टेस्ट दिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर एग्जाम जो है हुए हैं जितने भी, उन पे जो है बेस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सेट किया था। और आप सभी को अगर अच्छा लगा होगा तो स्टडी एंड हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करके बताना, और जितना सही हुआ है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए आप लोग इसी तरह से जो है, अब टाइम तो है नहीं, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में अच्छे से लगें और बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है एग्ज़ाम में अच्छे नंबर के लिए। तो फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह के वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। और स्टडी एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर बताएं, क्योंकि अगला नेक्स्ट आने वाला जो वीडियो है आपको तत्काल मिलेगा। और आप लोग इसी तरह से जो है अपनी तैयारी में लगे रहें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट इसी तरह के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग का तैयारी जो है अच्छी तरह से इसी प्रकार से चलते रहे। चलिए।